नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 सितंबर 2012 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें पूरे गवर्नेंस के मॉडल को विकसित करना होगा। टुकड़ों में सोचने पर समस्या सॉल्व नहीं होती और विकास के लिए इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए। अगर हम टुकड़ों में सोचेंगे कि चलिए भाई आज अब लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो ट्रांसपोर्ट के लिए सोचो, फिर कभी बैठेंगे तो सोचेंगे स्कूल को जाने वाले बच्चों की व्यवस्था के लिए सोचो, तीसरे दिन सोचेंगे तो भाई चलिए वहां पे फेस्टिवल हो रहा है तो वहां का कुछ सोचो। अगर टुकड़ों में चीजों को सोचा जाएगा तो इन समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। और इसलिए हमारे देश में और विशेष करके एशिया के कुछ देशों ने इस दिशा में काम किया है, उससे सीखते हुए हमने पूरे गवर्नेंस के मॉडल को विकसित करना पड़ेगा। हमने अर्बन डेवलपमेंट का साइंटिफिक अप्रोच क्या हो, इस पर हमने बल देना होगा। हम सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री को एड्रेस करें और हाउसिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करें और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को न करें। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को करें लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को न करें, हम ट्रांसपोर्टेशन को करें लेकिन पावर सप्लाई को न करें, हम पावर सप्लाई को करें लेकिन गैस ग्रिड को न करें, हम गैस ग्रिड को करें लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न दें। अगर हम ऐसा टुकड़ों में करेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि हम सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं। और इसलिए एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच, और उसके लिए सबसे पहली जो मैं आवश्यकता हमारे देश में वैसा करता हूं कि जिस प्रकार से आईआईएम के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, एमबीए के भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, ये समय की मांग है कि हमारे देश में जितना हो सके उतना जल्दी अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन इनिशिएटिव्स को लेकर के यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक्सपर्ट टैलेंट हमको तैयार करनी होगी जो इन बढ़ते हुए, क्योंकि गुजरात एक स्टेट है जहां मेरा आज 42% अर्बन पॉपुलेशन और 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट टू द अर्बन एरिया है। अगर ये मेरी स्थिति है तो मेरे लिए आवश्यक बन जाता है आज इस प्रकार का साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले ह्यूमन रिसोर्स भी उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं कोई विदेश पढ़ करके आया तो ऐसे 2-4 लोग मिल जाएंगे कि जिनका इसी विषय पर मास्टरी की है। आवश्यकता यह है कि हमारे देश की गिवन सिचुएशन के संदर्भ में, एशियन कंट्रीज की गिवन सिचुएशन के संदर्भ में हम किस प्रकार का अर्बन मैनेजमेंट खड़ा कर सकते हैं। और जब अर्बन मैनेजमेंट का पूरा सोचते हैं तब जाकर के उस पर ट्रांसपोर्टेशन मुद्दा आता है। अब जैसे गुजरात जैसा प्रदेश है, बीआरटीए में हम सफल हुए और कभी कभी मुझे लगता है कि हम बीआरटीए में सफल सिर्फ होते तो दुनिया का ध्यान नहीं जाता। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कितना ही पसीना बहाएं, कितना ही अच्छा करें, लेकिन शुरू में किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है। जब दिल्ली में बीआरटी फेल हुआ तब गुजरात पे ध्यान गया। अगर दिल्ली फेल न गया होता तो हमारे सक्सेस की तरफ किसी की नजर नहीं जाती। हमारे यहां ज्योतिग्राम योजना 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर गुजरात के अंदर पिछले 5-6 साल से हम सप्लाई कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, लेकिन देश का कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में फंस गया, 19 राज्य अंधेरे में फंस गए, तब लोगों को गुजरात का उजाला दिखाई दिया और वॉशिंगटन पोस्ट तक सबको लिखना पड़ा कि गुजरात है जहां एनर्जी की दिशा में ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये दिल्ली में बीआरटीएस फेल गया, तब जाकर के गुजरात के, अहमदाबाद के बीआरटीएस प्रोजेक्ट की सफलता की तरफ दुनिया का ध्यान गया। मित्रों, ये बीआरटीएस की बात हो, कोई भी हो, एक बार लिख के रखिए, जब भी दिल्ली विफल जाएगा गुजरात सक्सेस करके दिखाएगा। Whenever Delhi fails, Gujarat succeeds.
में सफलता की और लोगों को ले जाने के पक्ष में है। अब हम BRTS पर रुकने के मूड में नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप लोगों को जिस दिन मैंने कांकरिया रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया था, उस दिन हमने कहा था हिंदुस्तान में पहली बार हम एम्फी सर्विस को शुरू करने जा रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जो कि नर्मदा का पानी बहा है, अब उसमें हम उस ट्रांसपोर्टेशन को मोड को ला रहे हैं कि जिसमें बस पानी में चलेगी और जहां पानी पूरा हो जाएगा फिर वो जमीन पर दौड़ने लगेगी। हमने नई नई व्यवस्थाओं का उपयोग करना होगा। अब गुजरात के पास 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन है, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन का उपयोग होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम आने वाले दिनों में, और हम बीते हुए कल के गाने गाकर के दिन पसार करने वाले लोग नहीं है, रोज नए सपने देखते हैं और सपनों को साकार करने के लिए जी जान से जुटते रहते हैं। 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन विद इन स्टेट हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन मोड क्यों न बने? सारा हमारा जो बर्डन आज है उसको कितना % हम रिड्यूस कर सकते हैं? आज जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, मुझे अगर मुंबई से कोई लगेज आता है और मुंद्रा तक ले जाना है या मुझे कच्छ मांडवी तक ले जाना है, अगर वही लगेज को मैं समुद्री तट से ले आता हूं तो मैं पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कितना प्रेशर कम कर देता हूं और सेफ्टी और सस्ता भी कर देता हूं। एनर्जी सेविंग का भी काम कर सकता हूं। और इसलिए हम 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अखबार पढ़ने का आदत है, तो हर मुख्यमंत्री या मंत्री के मुंह से एक बात हम बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि गोगा दहेज फेरी सर्विस। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने लोगों से सवाल पूछा कि भाई ये मैं बचपन से सुनता पढ़ता आया हूं, इसका हुआ क्या? मतलब अखबार में तो हम चीज देखते थे, कागज पे फाइल पे कहीं नजर नहीं आती थी। अब मैंने उस बीड़ा उठाया है, मैं उस गोगा दहेज फेरी सर्विस को शुरू करने जा रहा हूं। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। अब ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा। 100 से अधिक व्हीकल उसके अंदर आ जाएंगे, 1000 से अधिक पैसेंजर आ जाएंगे। कितनी एनर्जी सेविंग होगा, कितना समय का बचाव होगा और कितना एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्रेशर को वो कम करेगा। यानी हम उस दिशा में जा रहे हैं। मित्रों, मेरे गुजरात के लाइफलाइन है नर्मदा, लेकिन सिर्फ पानी बहता रहे तो वो लाइफलाइन रहेगी ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने कुछ लोगों को अभ्यास करने में लगाया है कि गुजरात के हार्ट में से निकलने वाली 500 किलोमीटर का कैनाल है, मेन कैनाल, क्या उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं? लोगों को फंड भी मिल जाएगा, प्रेशर भी कम होगा और कम से कम लगेज तो ले जा सकते हैं। छोटे से पानी से 1 फुट ऊंचे ऐसे पुल पर तो कहीं पर भी ब्रिज आता होगा, नाले के नीचे से निकलना होगा, तो भी वो 500 किलोमीटर लॉन्ग। यानी जो काम करने के लिए अरबों खरबों रुपए 500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए लग जाएगा, वो आज वाटरवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हो सकता है क्या? हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं? मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में मेट्रो ट्रेन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सूरत का मेट्रो ट्रेन का मॉडल एक होगा, बड़ौदा का मेट्रो ट्रेन का एक होगा, अहमदाबाद का मेट्रो ट्रेन का एक मॉडल होगा, तो ये बिखरी हुई अवस्था हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान में गुजरात विल बी द फर्स्ट स्टेट जो हम आने वाले दिनों में मल्टीमोड एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का निर्माण करने वाले हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे गुजरात के सभी शहरों में इंटर सिटी के लिए, इवन जो हमारे नए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहे हैं वहां पर ये मल्टी मोड एफोर्डेबल, इस काम को करने के लिए एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाएंगे और शॉर्ट फॉर्म होगा उसका MATA, माता। और माता शब्द आते ही मिलता है सुविधा ही सुविधा मिलती है जहां माता शब्द होता है।
तो ये माता शब्द के साथ मल्टी मोड एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का निर्माण गुजरात के अंदर किया जाएगा और जितने भी प्रकार के आवागमन के संसाधनों की व्यवस्थाएं हैं, आज एग्जिस्टिंग है, नई आने की संभावनाएं हैं, एक होलिस्टिक और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, एक दूसरे के साथ नए कॉन्ट्रास्ट पैदा कर ऐसे ना हो, एक दूसरे को पूरक हो और व्यवस्था ऐसी कॉमन हो ताकि काफी खर्च नीचे लाया जा सकता है। अगर सूरत का एक मोड़ है, अहमदाबाद का दूसरा मोड़ है, तो दोनों का सप्लाई करने वाली टीमें अलग बन जाएगी, खर्च ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कॉमन पैदा किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग भी कॉमन होगा, तो उसके कारण उसकी कॉस्ट नीचे लाने में भी बहुत सुविधा होगी और उस दिशा में काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जो लोग गुजरात की विकास यात्रा को देखते हैं, मैं जानता हूं स्वस्थता पूर्वक बारीकियों से चीजों का एनालिसिस करने का स्वभाव समाज में कम होता जा रहा है। अध्ययन करके चीजों का मूल्यांकन करने की आदत कम होती जा रही है और इसलिए बहुत से अच्छे इनिशिएटिव होते हैं जिस पर किसी का ध्यान जाता नहीं। क्या कारण होगा कि बीआरटीए का नाम, उस मार्ग का नाम हमने जनमार्ग रखा हो? क्या कारण है कि हजारों करोड़ रुपयों की ये गोल्डन वैल्यू की जमीन हमने इस प्रकार से इस काम के लिए लगा दी होगी? वरना ये इसकी कीमत जाए तो हजारों करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है जिस पर आज बीआरटीएस दौड़ रही है। लेकिन अगर स्टडी करके इतने अरबों खरबों रुपए खपाना, कुछ लोग कहते हैं कि इतने बढ़िया, मेरी आलोचना क्या हुई है? मेरी आलोचना ये हुई है कि इतना बढ़िया बस स्टेशन की क्या जरूरत थी। मुझे कभी कभी ये गरीब सोच वाले लोग होते हैं, उन पर बड़ी दया आती है। सामान्य मानवी के लिए अगर अच्छी सुविधा होती है तो लोगों के आंख में चुभने लगती है, लेकिन अरबों खरबों का एयरपोर्ट बन जाता है तो लोगों की आंख में नहीं चुभती। एयरपोर्ट अच्छा क्यों बना, कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन बस स्टेशन अच्छा क्यों बना, हमें सवाल पूछा जा रहा है। क्या सामान्य मानवी के लिए अच्छी सुविधा नहीं होनी चाहिए? हमें इसके लिए क्वेश्चन किया जाता है और ये कुछ लोगों की मानसिक दरिद्रता होती है। और मुझे एक कथा बराबर याद रहती है, बहुत सालों पहले की घटना है और सत्य घटना है। मैं महसाना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और वहां पर भीख मांगने वाला एक इंसान अपने हाथ के अंदर, किसी ने ब्रेड दिया होगा तो ब्रेड ऐसे डुबो डुबो करके खा रहा था और बड़े चाव से खा रहा था। मेरी यूं ही नजर गई, मैंने देखा उसके हाथ में कुछ है नहीं, तो ये ब्रेड जो है उसको ऐसे डुबो डुबो कर कैसे खा रहा है। तो मेरा मन कर गया उस गरीब आदमी के पास जाके मैंने पूछा, मैंने कहा भैया तुम ब्रेड खा रहे हो, तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, ये ऐसे बना पर डुबो डुबो करके क्यों खा रहे हो? तो उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा साहब ऐसा है, अकेली ब्रेड टेस्टी नहीं लगती है। तो मैं मन से सोचता हूं कि मेरे हाथ में नमक है और नमक के मैं डुबो करके मैं उसको खा रहा हूं। मैंने कहा यार कल्पना ही करनी है तो सिगरेट की कर, नमक की क्यों कर रहा है? लेकिन वो गरीब आदमी, उसका कल्पना दारिद्र्य इतना था कि वो उससे बाहर नहीं जा सकता।